नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां सबसे ज्यादा आज बेहद दिलचस्प खबर रही है जो संसद की, जिसको लेकर राहुल गांधी, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी आज सभी तीखे और तल्ख तेवर में नजर आए। जहां राहुल के संबोधन में लगातार वार पलटवार का दौर देखने को मिला। राहुल के हंगामे से संसद सत्र के बीच आज लोकसभा का माहौल काफी गर्म नजर आया, तो वहीं वार पलटवार का दौर लगातार देखने को मिला। जिस प्रकार से लगातार नीट परीक्षा की मांग हो या फिर संसद में माइक बंद करने की बात हो, अग्निवीर योजना की बात हो, लगातार इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी घेरते हुए नजर आए। वही कुछ बयान सुना देते हैं इस दौरान क्या कुछ उन लोगों ने कहा। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान को लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर अमित शाह लगातार हमलावर नजर आए। जिस प्रकार से आज हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई का मुद्दा संसद में उठता हुआ नजर आया, तो वहीं हिंदू के बयान को लेकर लगातार सुर्खियां बनी रही। वहीं आपको बता दें कि शिव जी की मूर्ति लेकर जब राहुल गांधी संसद पहुंचे, उन्होंने शिव जी की तस्वीर दिखाई, उसको लेकर आपत्ति जताई गई कि किसी भी तरह का प्रतिचित्र संसद में नहीं शो हो सकता है। वही ये मामला पूरी तरह से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी ने माफी मांगने की मांग कर दी है। तो वही ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ राजेश यादव लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से डरना नहीं डराना है और इसके अलावा सत्य असत्य समेत कई मुद्दे आज संसद में उठाए गए, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल आरती, अगर बात की जाए तो संसद की कार्रवाई में आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की, राहुल गांधी ने लगातार सरकार को घेरने का काम किया। कहीं अगर देखा जाए तो नीट परीक्षा को लेकर या नीट परीक्षा के अलावा जिस तरीके से अग्निवीर का मुद्दा था, अग्निवीर के मुद्दे पर, और उसके साथ साथ में आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जो शंकर भगवान की तस्वीर को लेकर संसद में आए, तो कहीं कहीं देखा जाए तो कई मुद्दे पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए नजर आया। और आपको बता दें कि संसद में आज जोरदार हंगामा हुआ और जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी पलटवार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि किसी भी तरह की किसी देवी देवता की मूर्ति या उसके चित्र को संसद में लाना गैर जिम्मेदाराना है। उसके साथ साथ में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कह दिया कि हिंदू मुस्लिम करना भी संसद भवन में ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने विपक्ष को घेरते हुए नजर आए, कहीं कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ी जिस प्रकार से राहुल गांधी आज आक्रामक तेवर लेकर जब संसद पहुंचे थे और आज एक के बाद एक, चाहे अयोध्या का मुद्दा हो, अग्निवीर मुद्दा हो या फिर नीट परीक्षा का, लगातार हमलावर एक के बाद एक कटार करते हुए खटाखट राहुल गांधी फटाफट नजर आए। क्या कुछ कहेंगे राजेश? बिल्कुल आरती, आप जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज सुबह ही संसद में पहुंचने के बाद उन्होंने पूरा मूड बना लिया था कि आज सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरना है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे उसके बाद चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, कहीं न कहीं राहुल गांधी लगातार हमलावर नजर आए और विपक्ष सरकार को लगातार विपक्ष जो है घेरते हुए नजर आया। कहीं न कहीं जवाब मांगते हुए नजर आए राहुल गांधी पार्लियामेंट में। उसके साथ साथ बता दें कि पूरा विपक्ष जो है एक तरफा सवाल उठाता रहा सरकार के खिलाफ में, सरकार से जवाब मांगता रहा, लेकिन सरकार जो है किसी भी मुद्दे पर जवाब देते हुए नजर जिस प्रकार से अयोध्या का मुद्दा उठाया गया राजेश, एक तरफ जहां अवधेश जी सांसद बैठे हुए थे, उनसे हाथ मिलाते हुए नजर आए, अयोध्या का मुद्दा उठाते हुए, और इसके अलावा जो एयरपोर्ट की जमीन हड़पी गई है इसका आरोप लगाया, इस पर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल आरती, जिस
तरीके से अगर बात की जाए, जो अयोध्या का मुद्दा है, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अयोध्या की सीट जो है वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए हॉट सीट मानी जाती थी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को बुरी हार अयोध्या में देखने की मिली, जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण हुआ और वहीं पर बीजेपी का हार जाना बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन उसकी वजह क्या है? उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है, सबसे बड़ी वजह जो मानी जा रही है बीजेपी की हार के लिए अयोध्या सीट पर, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी में अयोध्या की हार, अयोध्या में सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो जमीन का मुद्दा था, वहाँ के एयरपोर्ट का मुद्दा था, वहाँ के स्थानीय लोग थे, उनकी जमीनों को हड़पना था, कौड़ियों के भाव में खरीदना था और उसके बाद बड़े बड़े लोगों में बड़े बड़े लोगों को बेच देना था, सबसे बड़ा मुद्दा था। दूसरी चीज आपको बता दें, जिस तरीके से अयोध्या के जो छोटे लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, उनकी दुकानें, उनके घरों जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के हिंसक बयान यानी कि हिंसक हिंदू वाले बयान को लेकर आपत्ति जताई, वही अमित शाह भी तुरंत इस बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से राहुल गांधी ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के मुद्दे को संसद में उठाया, कहीं कहीं देखा जाए तो उसी मुद्दे पर, उसी बयान को लेकर चाहे पीएम मोदी की बात हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, दोनों लोगों ने पलटवार किया है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आया था, कहीं कहीं अगर देखा जाए उसी मुद्दे को लेकर वही सरकार भी विपक्ष पर लगातार हमलावर नजर आया, लगातार विपक्ष पर तीखी टिप्पणी सरकार ने भी, सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री राजेश, इसके अलावा अग्निवीर जो योजना को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया कि हमारी सरकार आएगी तो इस योजना को खारिज कर दिया जाएगा, इस पर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल आरती, जिस तरीके से अग्निवीर का मुद्दा आज से नहीं लगभग सालों से चलता आ रहा है, जैसे अग्निवीर को 4 साल के लिए भर्ती किया जाता था, लेकिन इस बार जब तीसरी बार पीएम मोदी की सरकार बनी तो उसको 4 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं विपक्ष जो है लगातार अग्निवीर को लेकर हमलावर है और विपक्ष लोकसभा चुनाव में भी इस मुद्दे को उठाया और इस मुद्दे को लेकर लगातार राहुल गांधी या विपक्ष जो है हमेशा कहता था कि अगर सरकार विपक्ष की आती है। बिल्कुल राजेश, जिस प्रकार से आज का राहुल का बयान और उनके संबोधन सभी ने देखा, हर भारतीय को अब लग रहा है कि अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी एक बार फिर से आक्रामक नजर आए। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। जिस प्रकार से राहुल गांधी के बयान को लेकर लगातार आक्रामक नजर आए विपक्ष एनडीए दोनों। भारत को आजाद हुए 76 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है और आज यानी कि 1 जुलाई को देश में अंग्रेजों के समय बनाए गए 3 कानून यानी कि आईपीसी, सीआरपीसी और इसके अलावा एविडेंस एक्ट खत्म कर दिए गए हैं और इसके अलावा आज से ही इन पुराने कानूनों के जगह 3 नए कानूनों को लाया गया है। इन 3 नए कानूनों को अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाएगा और इन कानूनों के लागू होने के साथ ही दिल्ली के कमला पार्क थाने में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। हालांकि नए कानून को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नए कानूनों को 90 से 99% हिस्सा कट गया है। कॉपी और यानी कि पूरा जो नया कानून है उसमें 99% कट गया और कॉपी पेस्ट किया गया। जो काम मौजूदा 3 कानूनों में कुछ संशोधन करके हो सकता था उसमें बेकार ही मेहनत की गई है। वहीं तीनों कानून को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी जानकारी साझा की। नए कानून का 90 से 99% यानी कि फीसदी हिस्सा कट गया, कॉपी और पेस्ट किया गया है। नए कानूनों को 90 से 99% हिस्सा कट गया है और कॉपी और पेस्ट किया गया। जो काम मौजूदा 3 कानूनों में कुछ संशोधन करके हो सकता था उसमें बेकार की मेहनत की गई है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट करके इस कानून को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। नए कानूनों का 90 से 99% हिस्सा कट गया है, कॉपी और पेस्ट किया गया सिर्फ। जो काम मौजूदा 3 कानूनों में कुछ संशोधन करके हो सकता था। आज आप सभी को
यहाँ देश में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 नए कानून आज से अमल में आ रहे हैं, इसके लिए आप सभी को निमंत्रित किया है। देश की जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। वहीं आपको बता दें कि 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 विधायकों को मंजूरी दे दी थी, यानी कि जो ये तीनों विधेयक हैं उनको मंजूरी दे दी थी। वहीं आपको बता दी कि जो नए तीनों कानून है उसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 कानून जो नए लागू किए गए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2023 में इन तीनों कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में पेश किया था। तो वहीं द्रौपदी मुर्मू यानी कि राष्ट्रपति ने 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 विधेयकों को मंजूरी दे दी थी। तो वहीं आज वो दिन है 1 जुलाई जब इन तीनों कानूनों को एक बार फिर से इंप्लीमेंट कर दिया गया। और वहीं लेकिन इस नए कानून से क्या ऐसा हो जाने वाला है जिससे न्याय के भरोसा होगा, और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ कलीम जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कलीम, जिस प्रकार से ये 3 नए कानून लागू किए गए हैं, क्या लगता है लोगों को न्याय पर भरोसा हो जाएगा इन कानूनों के आने के बाद? देखिए आरती जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो नया कानून आया है उस कानून को लेकर के, जैसे पहले दंड के बदले जो है दंड दिया जाता था, यानी कि अपराध अगर किसी ने किया है तो उसको सजा दी जाती थी। लेकिन अब अगर जो कानून लाने की बात की जाए तो उसको लेकर के साफ तौर से जिस तरीके से अमित शाह के द्वारा कहा गया है कि अब जो अपराध होगा उस पर जो है जो पीड़ित है उसको न्याय मिलेगा, और उसी न्याय के तहत ये जो कानून है वो कानून बनाया गया है। और उसी को लेकर के आज से जो कानून प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई, जिसमें अगर धाराओं की बात की जाए तो वो उसमें भी कई बदलाव किए गए। जैसे कि अगर मर्डर की बात की जाए तो मर्डर की धारा में 302 की धारा लगाई जाती थी, लेकिन अब धारा 302 की जगह 101 लगेगी। वहीं अगर धोखाधड़ी की बात की जाए जिसमें 420 की धारा लगती थी, उसको जो है अब 318 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए महिलाओं और बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर के, तो उसमें भी कई कानून सख्त किए गए। यानी कि अगर बात की जाए जो महिलाओं के अपराधों में अभी तक जो रवैया देखा जाता था वो एक सुस्त रवैया देखा जाता था, लेकिन अब की अगर रवैयों की बात की जाए तो इस कानून को लेकर के अब एक बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से अब अगर बात की जाए जो महिलाओं के प्रति एक कानूनों को लेकर, तो उसमें जो साफ तौर से ये कहा गया है कि जिस तरीके से जिस प्रकार से 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी, आज वो दिन है, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला जो 1 जुलाई, जो आज इन तीनों कानूनों को लागू कर दिया गया है, इससे लोगों को कितना फायदा होगा? हाँ, देखिए लोगों के अगर फायदे की बात की जाए तो साफ तौर से ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से अभी तक जो लोग हैं एफआईआर के लिए दौड़ते थे, और दौड़ने के साथ साथ अगर बड़ी बात ये कही जाए कि अगर वो रहने वाला लखनऊ का है और उसकी एफआईआर अगर दर्ज होनी है तो वो कहीं और रह रहा पहुंचा हुआ है, तो वहां से अगर एफआईआर दर्ज करना चाहता है तो एफआईआर दर्ज नहीं होती है। लेकिन अब इस कानून के बाद ये कह सकते हैं ई-एफआईआर, यानी कि अगर वो कहीं भी बैठा है वहां बैठ करके अपनी एफआईआर ऑनलाइन दर्ज करा सकता है, और पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करेगी, किसी तरह की कोई कोताही नहीं करेगी। और कार्रवाई को लेकर के अगर उसके द्वारा फीडबैक अगर लिया जाए कि इस मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई भी पूरी ऑनलाइन वो देख सकता है। जिससे बिल्कुल कलीम, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा में स्पीकर के मुद्दे पर टकराव के बाद अब डिप्टी स्पीकर बनाने को लेकर विपक्षी दलों ने खास रणनीति बनाई है। एनडीए की ओर से जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की है, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के नाम का प्रस्ताव रखा है, जिसको लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की प्लानिंग थी कि वह अपना डिप्टी स्पीकर बनाएगी, लेकिन ममता बनर्जी ने एक साथ 2 दांव चल दिए हैं।
कांग्रेस के सबसे बड़ी विपक्षी दल के तौर पर सामने आने के बावजूद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी चाहती है कि डिप्टी स्पीकर गैर कांग्रेसी हो। भले ही कांग्रेस अभी खुलकर न बोल रही उस मुद्दे को, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि ममता बनर्जी की इस मांग के सामने इंडिया गठबंधन एकजुट हो जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद की लगातार चर्चा आज भी संसद में गूंजने यानी कि इसकी गूंज देखने को मिली थी। अभी सब सामने आ रही चीजें, जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। जिस प्रकार से लगातार डिप्टी स्पीकर पद को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, तो वही नामों के ऐलानों को लेकर भी लगातार सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। उस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ राजेश यादव लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से डिप्टी स्पीकर को लेकर नाम सामने आ रहा है, तो वही क्या लगता है कि अब अवधेश प्रसाद को अयोध्या जीत कर देने का इनाम मिल सकता है? राजेश यादव से हमारा संपर्क टूट चुका है। तो वही लगातार डिप्टी स्पीकर को लेकर वार पलटवार का दौर देखने को मिला, जिस प्रकार से राजनाथ सिंह से बातचीत हुई है और अब ममता बनर्जी का जो नाम सामने आ रहा है उसको लेकर उन्होंने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम गैर कांग्रेसी डिप्टी स्पीकर चाहते हैं। तो हालांकि ये माना भी जा रहा है कि अब इस पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इसके अलावा खबर ये भी सामने आ रही कि अवधेश प्रसाद को अयोध्या जैसी हॉट सीट जीतने का पुरस्कार भी मिल सकता है। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी की मांग के सामने इंडिया गठबंधन एकजुट हो जाएगा। तो वही डिप्टी स्पीकर पद को लेकर लगातार राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए की ओर से राजनाथ सिंह पूरे मुद्दे को हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि विपक्ष अवधेश प्रसाद का नाम आगे बढ़ा सकता है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ एक बार फिर से राजेश जुड़ चुके। राजेश, जिस प्रकार से डिप्टी स्पीकर पद को लेकर लगातार हलचल देखने को मिल रही है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल आरती, अगर बात की जाए तो स्पीकर की पद की बात हो तो लगातार संसद में इसके लिए बवाल चलता आ रहा है। विपक्ष जो है लगातार बवाल करता आ रहा है और वहीं अब जो है विपक्ष एक बार फिर से डिप्टी स्पीकर के लिए मांग कर रहा है कि अयोध्या से जो अवधेश प्रसाद हैं, जो जीत कर आए हैं अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद, उनको डिप्टी स्पीकर पद दिया जाए। तो वहीं आपको बता दें कि बंगाल की ममता बनर्जी ने भी मांग की है कि अयोध्या से जीत कर आए अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर बनाया जाना चाहिए और ये विपक्ष की मांग है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष जिस तरीके से मांग कर रहा लगातार, आज संसद सत्र का आज राजेश बड़ी जीत दर्ज करके अवधेश प्रसाद ने इंडिया गठबंधन की झोली में डाल दिया। क्या लगता है इनाम मिल सकता है? बिल्कुल आरती, अगर बात की जाए अवधेश प्रसाद की, तो जिस तरीके से अयोध्या में अवधेश प्रसाद अगर जितनी बड़ी जीत हासिल करके आए हैं इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी के लिए कहीं कहीं देखा जाए तो बहुत शर्मनाक बात है। क्योंकि सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी जिस राम मंदिर को भुनाने की कोशिश कर रही थी लोकसभा के चुनाव में, वही उसी जगह पर उसी अयोध्या में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। आज की कार्रवाई अगर आपने देखी होगी राजेश, तो जिस प्रकार से अयोध्या का मुद्दा विपक्षी दल एकदम आक्रामक तरीके से उठाता हुआ नजर आया, इसके साथ ही अवधेश प्रसाद को काफी तवज्जो दी गई। तो दूसरी तरफ सबसे दिलचस्प बात यह रही कि एनडीए की ओर से इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी थी। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से अवधेश प्रसाद का मुद्दा हो, चाहे अयोध्या का मुद्दा हो, अयोध्या में जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने मंदिर बनवाने के दौरान जिस तरीके से वहां पे खेल खेला है, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी जो है इस समय संसद में उसी मुद्दे पर बैकफुट पे नजर आई और विपक्ष जो है लगातार उसी को मुद्दा बनाकर बीजेपी सरकार को घेरता हुआ नजर आया। तो जाहिर सी बात है कि अवधेश प्रसाद अयोध्या में बहुत बड़ी जीत हासिल करके, ऐतिहासिक जीत हासिल करके संसद पहुंचे हुए हैं। तो जिस तरीके से बीजेपी को अयोध्या में हार मिली, कहीं कहीं देखा जाए तो अयोध्या जो है बीजेपी के लिए वो हॉट सीट मानी जाती थी, बीजेपी हॉट सीट कहती थी। और मंदिर जो अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ, बीजेपी कहीं कहीं देखा जाए तो बीजेपी अयोध्या के सहारे ही पूरे देश में
अगर देखा जाए तो पूरे देश में 400 पार का नारा इसीलिए जी। दे रही थी। लेकिन कहीं कहीं देखा जाए तो जो मंदिर का मुद्दा था वो बीजेपी के काम नहीं आया। और बिल्कुल बीजेपी जो है, राजेश, बिल्कुल काम नहीं आया बीजेपी के लिए। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संसद सत्र का छठा दिन है और इस सत्र की शुरुआत होते ही स्पीकर ने विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिससे विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले कई देशों के नेताओं के निधन पर शोक जताया गया और T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की शानदार जीत की बधाई दी गई। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भारी बवाल मच गया। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि आरएसएस की विचारधारा देश के लिए खतरनाक है, जिस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा था कि आरएसएस देश के लिए काम करती है और उसमें अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। और उस पर फिर खड़गे ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा मनुवादी है। वहीं राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने भी जहां तीखा पलटवार किया, साथ ही कई तरह की बयानबाजी देखने को मिली। हमारी शिक्षा प्रणाली पर 10 सालों में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, एनसीईआरटी, सीबीएसई सब में आरएसएस का कब्जा है और अच्छे विचार वालों को वहां पर कोई जगह नहीं है। क्या किसी संस्था का सदस्य होना अपराध है? क्या आप यही कर रहे हैं? आप कब्जे जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं, कैसे अलाउ कर सकता हूं? आप कह रहे हैं एक संस्था ने कब्जा कर लिया, बिल्कुल गलत है। मान लो कोई व्यक्ति आरएसएस का सदस्य है, तो क्या ये अपने आप में अपराध है? किस बात का क्रिमिनल है? एक संस्था है। Sir, I wish I could be proved wrong, but what my ears heard was that अगले 3.5 साल, it was an aspersion on the chair, that अगले 3 साल आप सच्चाई का साथ देंगे. This is a very serious allegation. This cannot be taken lightly. If the sentence spoken by the LOP is this, that अगले 3.5 साल आप सच्चाई का साथ देंगे, this automatically means that there is an aspersion that for the last 1.5 years you have been not giving due to the righteousness. एक बार फिर से राजेश यादव इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, जिस प्रकार से लगातार आरएसएस बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे विपक्षी दल, क्या कुछ बयान खड़गे का था? विस्तार से बताइए। वहीं राजेश यादव से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो वहीं लगातार आरएसएस बीजेपी को लेकर लगातार विपक्षी दल हमलावर रुख अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जेपी नड्डा ने तीखा पलटवार किया था खड़गे पर। तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार विपक्षी दल हिंदू मुद्दा हो या फिर अग्निवीर का मुद्दा लगातार हमलावर नजर आ रहे, तो वहीं अयोध्या का मुद्दा भी जोरों शोरों से विपक्षी दलों की ओर से उठाते हुए सदन में नजर आ रहे। लगातार सड़क से संसद तक विपक्ष का आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से इस बार संसद में अच्छे समीकरण के साथ इस बार विपक्षी दल बैठा हुआ है, तो वहीं लगातार हमलावर नजर आए। इस खबर पर राजेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, जिस प्रकार से इस बार विपक्ष मजबूती के साथ अच्छे समीकरण के साथ बैठा हुआ है, तो वहीं लगातार सीधे निशाने पर है आरएसएस बीजेपी। राजेश, राजेश, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी जी बताइए। जिस प्रकार से इस बार अच्छे और मजबूत समीकरण के साथ विपक्ष संसद में बैठा हुआ है
और निशाने पर है आरएसएस और बीजेपी। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल आरती, जिस तरीके से विपक्ष इस बार मजबूती के साथ संसद में आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है, वहीं आपको बता दें कि आरएसएस पर भी सवाल उठाया है। कहीं कहीं देखा जाए कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे आरएसएस पर सवाल उठाया। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि आरएसएस की विचारधारा जो है मनुस्मृति की विचारधारा है। वहीं दूसरी तरफ खड़गे ने यह भी कह दिया कि आरएसएस जो है देश के लिए कहीं कहीं देखा जाए तो देश के लिए बिल्कुल घातक है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है, कहीं कहीं इस बार बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विपक्ष जो है पहले 10 सालों में 10 साल के विपक्ष बिल्कुल नहीं था, और इस बार जिस तरीके से विपक्ष मजबूती के साथ विपक्ष में बैठा हुआ है और लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है, कहीं कहीं देखा जाए तो विपक्ष जो है इस बार तमाम मुद्दों पर ऐसे कई सारे मुद्दों पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। आरती, जिस प्रकार से खड़गे ने बयान दिया तो जेपी नड्डा भी तीखे तेवर दिखाते हुए नजर आए, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए आरती, एक बात है आपको बता दें कि एक कहते हैं कि यानी बिल्ली खंबानों से, बिल्कुल एक कहावत बिल्कुल सिद्ध बैठती है बीजेपी पर। कहीं कहीं जिस तरीके से बीजेपी 10 साल लगातार बीजेपी अपने मनमर्जी करती आई, कोई भी चाहे प्रस्ताव हो चाहे बिल हो, अपने मनमर्जी अपने मन मुताबिक बीजेपी सरकार ने पास किया, चाहे लोकसभा की बात की जाए चाहे राज्यसभा की बात की जाए, क्योंकि विपक्ष नहीं था, विपक्ष मजबूत नहीं था। लेकिन इस बार जिस तरीके से विपक्ष बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, कहीं कहीं देखा जाए तो सरकार के सामने रोड़ा बनने का काम कर रहा है, क्योंकि अब कोई भी बिल हो चाहे कोई भी प्रस्ताव हो, बिना विपक्ष के मिलाए हुए, बिना विपक्ष के। बिल्कुल राजेश, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चार बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM Hospital and Research Center, Advanced Neuro and Spine Surgery Center। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चुनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाई कोर्ट के सामने, इस्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। बाबा साहेब शादी.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान।
पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। तेंदुखेड़ा के नंबर 1 विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, तेंदुखेड़ा, मध्य प्रदेश। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631 8707381354 7912120078। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज।